आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 27 अप्रैल 2024 है। इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में क्या क्या हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर। ईरान की खबर से शुरुआत करते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यह दावा किया है कि ईरान के खिलाफ लगाए गए तमाम अमेरिकी सैंक्शंस असल में उसके खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर थी और ईरानी लोगों ने, ईरानी हुकूमत ने इस वॉर पर काबू पा लिया है। ईरान अपने पैरों पर खड़ा है। अमेरिका के सैंक्शंस ने ईरान को मजबूत कर दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बड़ी राहत दी है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पुतिन ने आर्कटिक पैनल कॉलोनी में जेल में रहने के दौरान अपने पॉलिटिकल दुश्मन एलेक्सी नवल्नी की मौत का हुक्म नहीं दिया था और ना ही पुतिन का उससे कोई लेना देना है। नवल्नी की मौत के बाद हमेशा पुतिन पर यह इल्जाम लगते रहे थे कि उनके ही कहने पर, उनके ही इशारे पर नवल्नी को मारा गया है, जबकि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट या नेचुरल रीजन से बताई गई थी। बढ़ते आगे, इजराइल के कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन ग्विर। इनकी कल रात कार भी पलट गई थी, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से वॉर क्राइम्स के इल्जाम झेल रहे अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फंसवाने वाला बयान दिया है। बेन ग्विर ने पूछा है कि क्या आईडीएफ सरेंडर करने वाले, आत्मसमर्पण करने वाले, सरेंडर करने वाले हमास के मेंबर्स को गिरफ्तार करने के बजाय सीधे गोली मार सकती है। यह बेन ग्विर ने पूछा है आईडीएफ से, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, गोली मार दो सीधे, ये कहा है। अब नेतन्याहू इस बात को लेकर असमंजस में है, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं कि क्या वो अपने इस भड़भड़िया मंत्री को चुप रखने के लिए ज्यादा बैठकों में ले जा सकते हैं या फिर इसका कोई और इलाज करना होगा, क्योंकि अगर ये बंदा यूं ही प्रेस के सामने आता रहा तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगी अपने आप को आईसीसी में बेकसूर साबित करने में। अमेरिका में हुए एक दर्दनाक हादसे में तीन भारतीय औरतों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये तीनों फीमेल्स गुजरात के आणंद जिले की रहने वाली थीं, जिनके नाम रेखाबेन पटेल, संगीताबेन पटेल और मनीषाबेन पटेल थे। तीनों औरतों की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है, जिसकी हालत काफी सीरियस बताई जा रही है। अब खबरें जरा तफसील से जो सब्र के साथ आपको सुननी होंगी। जहां 7 महीने से तबाही मचाए हुए है इजराइल, वहां के लोगों के लिए सऊदी अरब ने फिर से फरिश्ते वाला रूप दिखाया है और बड़ा दिल भी दिखाया है, बड़ी राहत भेजी है। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन सऊदी अरब लगातार राहत भेज रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत लगातार गाजा को मदद पहुंचाने में लगी है। गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए 48वां सऊदी रिलीफ प्लेन 26 अप्रैल को मिस्र के अल अरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। मदद के सामान को यहां से ट्रकों के जरिए राफा बॉर्डर पर ले जाया जाएगा। कुछ सामान पहुंचना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब हुकूमत के हुक्म पर किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर गाजा में लगातार अपना राहत मिशन चला रहा है। 48वां सऊदी रिलीफ प्लेन, आप याद रखिएगा 48वां प्लेन है, इससे पहले 47 जा चुके हैं। यह प्लेन राहत का सामान लेकर मिस्र पहुंचा है। यहां से सामानों को ट्रक के जरिए गाजा ले जाया जाएगा। विमान में, इस एयरक्राफ्ट में गाजा पट्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें फिलिस्तीनियों के लिए शेल्टर होम्स, टेंट्स और दूसरे सामान हैं, राशन के भी सामान हैं। कुछ न्यूज़ के मुताबिक फिलिस्तीन की हर मुमकिन मदद को लेकर किंगडम ऑफ सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़ी है। जितनी एड पहले पहुंचाई गई है उससे भी ज्यादा आगे पहुंचाने का अहद सऊदी हुकूमत ने लिया है। 2 हफ्ते पहले इजरायली शिप पर हमला कर 17 भारतीय सिटीजन्स को ईरानी नेवी ने अपने कब्जे में लिया था। इसके अलावा और भी क्रू मेंबर्स थे। उसमें से भारतीयों में से एक को रिहा कर दिया गया था, एक लड़की। अब खबर यह है कि बाकी इंडियंस जो बचे हैं 16, उन्हें भी जल्दी रिहा किया जाएगा और वो सब घर लौटेंगे। दरअसल ईरान ने उस जहाज जिसका नाम MSC एरीज है, इसके क्रू मेंबर्स को रिहा करने का फैसला लिया है। सारे क्रू मेंबर्स हर मुल्क के। इसे 2 हफ्ते पहले जब्त किया था। ईरानी मीडिया ने आज 27 अप्रैल को बताया कि जब्त किए गए इजराइल से जुड़े पुर्तगाली झंडे वाले जहाज के क्रू मेंबर्स को काउंसलर एक्सेस मुहैया करवाई गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि जल्द ही सभी को आजाद कर दिया जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 13 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 25 क्रू मेंबर्स के साथ कंटेनर जहाज MSC एरीज को जब्त किया था, आप सबको याद होगा।
जहाज से एक भारतीय बेटी के लौटने के बाद 16 भारतीय क्रू मेंबर्स अभी ईरान में फंसे हैं। इन सभी को एम्बेसी ऑफ इंडिया के इंडियन एम्बेसी के हवाले किया जाएगा, फिर ये भारत आएंगे। ऐसे ही दूसरे मुल्क के लोग भी उनकी एम्बेसीज के हवाले किए जाएंगे, फिर वो वहां से अपने देश अपने वतन लौट जाएंगे। बढ़ते आगे, खबर जरा लंबी है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे बड़ी मिलिट्री एड देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब यूक्रेन को 6 अरब डॉलर की मिलिट्री एड मिलेगी। इन अरबों डॉलर से यूक्रेन बहुत ही जबरदस्त घातक खतरनाक हथियार खरीदेगा, जिनमें पैट्रियट इंटरसेप्टर्स यानी मिसाइल हवा में मारने वाले और नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। लगातार हो रहे रूस के हवाई हमलों से ये दोनों ही हथियार यूक्रेन को बचाएंगे, ये कहा जा रहा है। यानी ये एक तरीके से सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी शील्ड की तरह यूक्रेन के लिए काम करेंगे। यूक्रेन एक लंबी मुद्दत से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की मांग कर रहा था और अब यह औजार यूक्रेन को मिलने जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने आज यूक्रेन को मिलिट्री एड देने का ऐलान किया है। यह मदद यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव यानी कि यूएसएआई के तहत दी गई है। इसी इनिशिएटिव के जरिए यूक्रेन अमेरिकी कंपनियों से नए हथियार खरीदेगा और वो जो पैसा मदद का मिला वो चुकता करेगा। अब जरा खेल को समझिए, यहां जरा अहम है। जब पैसा भी अमेरिका का और हथियार भी अमेरिका के, तो अमेरिका ने सीधे हथियार क्यों नहीं दिए? दरअसल ये 6 बिलियन डॉलर मदद के नाम पर एक उधार है, मदद नहीं है। जो यूक्रेन को, ये जो उधार है ना, यूक्रेन को आगे कुछ अनचाहे समझौते करके चुकाना होगा। इन पैसों से वो हथियार भी बस अमेरिका से ही खरीद सकता है, यानी ये पैसा कभी यूक्रेन पहुंचेगा ही नहीं। ये यूक्रेन के नाम से एक पर्चे पर दर्ज रहेगा, चढ़ा रहेगा। हल्के हल्के अमेरिका से हथियार जाते रहेंगे और ये पैसा कटता रहेगा, उधार बढ़ता रहेगा। यानी अमेरिका के हथियार घर बैठे बिकते रहेंगे। उधर इन हथियारों से यूक्रेन अमेरिका के दुश्मन रूस को रोकता रहेगा। यानी दोनों ही मामलों में फायदा तो बस अंकल सैम का ही होगा। इंडिपेंडेंट अंग्रेजी का जो अखबार है उसके मुताबिक पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा जो हम ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं, ये मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री एड जो हम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी है यूक्रेन को मिलने वाली। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जल्द की जाएगी। इस मिलिट्री एड के तहत यूक्रेन को अमेरिका से ड्रोन से निपटने वाला सिस्टम और एडवांस्ड हथियार और हवा से जमीन तक मार करने वाले हथियार मिलेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 60 अरब डॉलर का एक एड पैकेज देने का ऐलान किया है। ये 6 अरब डॉलर की जो मिलिट्री एड है वो भी उसी पैकेज का हिस्सा है। इस मदद से यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि लग रहा है यूक्रेन हार जाएगा। खासकर यूक्रेन को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के तहत पैट्रियट मिसाइलें और नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की इस मिलिट्री एड पर खुशी जताई, लेकिन यह भी कहा कि अभी उन्हें और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जिससे रूस के हवाई हमलों से निपटा जा सके। ऑस्टिन ने इस पीसी में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका और उसके जो दोस्त देश हैं उन सब ने बीते 2 साल में, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है, तब से 70 मीडियम से लंबी रेंज वाली एयर डिफेंस सिस्टम, हजारों मिसाइलें, 3000 बख्तरबंद गाड़ियां, 800 टैंक, 10,000 एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं। साथ ही जल्दी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भी मिलेंगे। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन को मिलिट्री एड देने पर यह कहा कि अगर यूक्रेन पर पुतिन का यानी रूस का कब्जा हुआ तो फिर यूरोप पर पुतिन का असर दिखेगा और इस चीज को तो कभी भी अमेरिका बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अब बात यमन के हाउथीज की। यमनी आर्म फोर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर याहिया सारी ने एक वीडियो बयान के जरिए ताजा हमले की जानकारी दी है और यह लगातार 3 दिन में तीसरा हमला है हाउथीज का। खबर यह है कि यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट, जिसे आप कॉमनली हुथीज या हाउथीज के नाम से जानते हैं, उन्होंने फिर से रेड सी में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है और इस ऑयल टैंकर का नाम है एंड्रोमेडा स्टार। इस जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। इस हमले से जुड़ी खास बात यह है कि यह जहाज कच्चा तेल लेकर हमारे वतन भारत आ रहा था और रूस से आ रहा था। बड़ी बात दूसरी यह है, रूस
वही जो यमन का हाउथीज का दोस्त कहलाता है। हाउथीज ने कहा था तुम्हारे जहाज नहीं मारेंगे, लेकिन मार दिया, वहां से आ रहा था। हालांकि माना जा रहा है कि इसका मालिकाना हक ब्रिटेन के पास है, इसलिए मारा है। इसीलिए उन्होंने 3 मिसाइल से, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर हमला किया है। अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से जारी इस बयान में ब्रिगेडियर याहिया सारी ने कहा कि यमन के लोग इजराइल से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में लड़ रहे हैं और रेड सी से लेकर इंडियन ओशन तक अपने हमले जारी रखेंगे। हूथी इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े कॉमर्शियल वेसल्स को निशाना बना रहे हैं। याहिया सारी ने कहा कि पनामा का झंडा लगा जहाज ब्रिटिश मालिकाना हक वाला जहाज था, हमने इसीलिए उस पर हमला किया, इसीलिए मिसाइलें दागी, क्योंकि ये वही ब्रिटेन है जो अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर हमले करता है। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने बताया कि हमले में जहाज का नुकसान हुआ है। अब यह नुकसान किस लेवल का है, क्या यह जहाज रूबीमर जहाज की तरह डूब जाएगा, हमें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हम कुछ लोगों को खुश करने के लिए यह नहीं कह सकते कि जहाज डूब गया है या डूब रहा है या डूबने वाला है। जब तक मेरे पास ऐसा इनपुट नहीं होगा, इन्फो नहीं होगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको जब भी बताऊंगा सच बताऊंगा, फैक्ट्स के जरिए बताऊंगा। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, ये हो गया, वो मार दिया, इसकी फाड़ दी, उसको गला दिया, इसको जल, नहीं हो सकता। फैक्ट्स, हम यूट्यूब के नियमों का पालन करते हैं, लिहाजा खबर फैक्ट्स के साथ दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबरें और वीडियोस और कोशिशें पसंद आती होंगी। तो फिलहाल आजाद बोल इंडिया के आज के 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे। ये है QR कोड जो आपने शुरू में भी देखा होगा और आखिर में हमेशा देखते हैं। इसके जरिए आप हमें हमारी कोशिशों को सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे मिल रहे प्यार, आपसे मिल रहे सपोर्ट, इस सबके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला जारी रहेगा और वादा करते हैं कि खबरें फैक्ट और सच के साथ आपके सामने लाते रहेंगे हमेशा। शुक्रिया, सलामत रहिए।